आज हम पढ़ेंगे विषुवतीय रेखीय तुल्य जलवायु। ठीक है, देखो विषुवत रेखीय तुल्य जलवायु की पहले स्थिति और सवाना में इसका वो समझ लो। विषुवत रेखीय तुल्य जलवायु और सवाना जलवायु, सवाना तुल्य जलवायु, ठीक है, इन दोनों में काफी स्थिति समानांतर है। ठीक है, स्थिति समानांतर का मेरा कहने का मतलब है कि लगभग इनकी जो अक्षांश और रेखाओं की स्थिति है वो भी लगभग समानांतर है। थोड़ा सा अंतर मिलेगा तो मैं 5 डिग्री का अंतर, हमें बस में ज्यादा डिग्री का अंतर नहीं मिलेगा। जैसे वो 15 से 20 डिग्री अंतर में जा रहा था और ये लास्ट में 20 से 25 डिग्री जा रहा था। ठीक, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे आ रहे हैं जो अफ्रीका के क्षेत्र हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कौन से क्षेत्र, अफ्रीका के जो क्षेत्र आ रहे हैं वो सवाना में आ रहे हैं। सवाना है क्या? हवा, मैदान, घास के मैदान, घास के मैदान है। ठीक है, कल हमने पश्चिमी यूरोपीय पर पढ़ा था। पश्चिमी यूरोपीय जब हमने पढ़ा था तो पश्चिमी यूरोपीय में हमने क्या पढ़ा था? पश्चिमी यूरोपीय में हमने पढ़ा था कि जो वनस्पतियां होती हैं वहां पे ज्यादा अच्छी होती है। सवाना के अगर कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं तो सवाना में उतनी अच्छी नहीं होती। वजह क्या है सवाना में अच्छी क्यों नहीं होती? उसकी सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये है बेटा कि सवाना में वर्षा बहुत कम होती है और पश्चिमी यूरोप में समानांतर होती रहती है और कहीं कहीं पे तो बहुत ज्यादा भी होती है। तो सवाना में अगर हम कंपेयर करते हैं पश्चिमी यूरोपीय से तो वनस्पति क्षेत्र के हिसाब से पश्चिमी यूरोपीय उससे ज्यादा बेटर है और सवाना में सिर्फ और सिर्फ घास के बड़े मैदान, इन्हीं मैदानों को हम सवाना कहते हैं। इसीलिए सवाना को ही हम इस पे नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं हम इसका? सवाना। ठीक, और नाम क्या दे रहे हैं? सवाना तुल्य जलवायु, इसी के नाम पे आधारित है। अब ये वाली जो जलवायु हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी है? विषुवत रेखीय तुल्य जलवायु। इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत कुछ आपकी सेम चीजें। मैंने आपको अभी बताया सवाना का मतलब है घास के मैदान। सवाना का मतलब क्या होता है? घास के मैदान। कहाँ के घास के मैदान भाई? तो अफ्रीका के क्षेत्र में जो बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम सवाना बोलते हैं। और सवाना के नाम पे ही वहां की जलवायु का नाम पड़ा है जिसे हम बोलते हैं सवाना तुल्य जलवायु, जहां वर्षा बहुत कम होती है, वनस्पति ना के बराबर, सिर्फ घास के मैदान है। पश्चिमी यूरोप में क्या पड़ा था? वहां पे वर्षा अधिक होती है और वनस्पति भी वहां पे अच्छी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं तो क्या देखते हैं कि विषुवत रेखीय और सवाना, मैंने कहा बहुत अंतर नहीं है। इसकी पहले हम क्या क्या चीजें देखते हैं? हम देखते हैं स्थिति, फिर देखते हैं हम तापमान, वर्षा, और वर्षा के बाद हम क्या देखते हैं? वनस्पति। किसी भी जलवायु का पता करने के लिए हमें ये 4 पॉइंट जानने होते हैं। स्थिति का मतलब मैंने कल बताया, इसमें ताइफा से कहा था कि ताइफा अगर एक बॉक्स में खड़ी है तो उसके आसपास कुछ कलर के बॉक्स होंगे और मुझे अगर ताइफा की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो मैं आसपास के कलर्स के बारे में बताऊंगी कि आसपास कौन कौन से कलर के बॉक्स हैं और ताइफा किस कलर के बॉक्स में खड़ी है, तो ये लोकेशन होंगे। टेम्परेचर मैंने बताया था कि आपको टेम्परेचर बताया जाता है कि कहाँ की जलवायु का टेम्परेचर कैसा है। जैसे पश्चिमी यूरोपीय जब बताया था आपको तो उसमें मैंने रॉकीज और एंडीज का नाम लिया था। क्यों? क्योंकि धरातल की बनावट पर आधारित था। धरातल की बनावट पर आधारित था। तो इसमें देखते हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक इसका विस्तार होता है। बिल्कुल उसी की तरह, वैसे कहा ना मैंने लगभग समान है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा गर्म होती है। मैं लिखती जा रही हूँ एक एक पॉइंट करके। 5 डिग्री से 10 डिग्री, ठीक है, ये भी उतना ही था 5 डिग्री से 10 डिग्री, लेकिन वो कितनी गई थी? 15 से 20। वो कितनी जा रही थी? 15 से 20। ये जा रही 15 से 25। ये इसमें थोड़ा सा अंतर, मैंने जैसे कहा कि 15 से 25 तक में जा रही। एक अगर मैं तुम्हें मोटा मोटा एक एग्जाम्पल दूं तो अगर मैं जैसे मैंने कल एक चीज बताई थी कि तुमको अगर बोला जाता है कि एक सर्कल है, ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं विश्व है, ये पृथ्वी है, विश्व में ही भारत आता है। भारत कहाँ आता है? विश्व में। विषुवत रेखीय तुल्य जलवायु के अंतर्गत ही सवाना तुल्य जलवायु आती है। अब समझ में आया? भारत के अंतर्गत विषुवत रेखीय तुल्य जलवायु के मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बताया कि जैसे विश्व में भारत आता है, भारत विश्व के बाहर नहीं आता। जब हम विश्व बोलते हैं तो उसमें अमेरिका, भारत सब आ जाता है। तो अगर हम विषुवत रेखीय तुल्य जलवायु तो इसमें सवाना भी आ जाती है, लेकिन सवाना का एक अपना पर्टिकुलर क्षेत्र हो जाता है तो उसकी स्थिति अलग हो जाती है। जैसे मैं बात करूँ विश्व की बात करी तो भारत की स्थिति तो अलग हो जाएगी, लेकिन भारत भी तो आता कहीं ना कहीं विश्व के अंदर ही है, पृथ्वी पर ही है। ऐसा तो नहीं दूसरे विश्व में भारत है।
तो जहाँ अमेरिका वही इसके भारत है। अंदर यूरोप भी आएगा विश्व नहीं, यूरोप अलग है, वो पश्चिमी यूरोप पे है। अच्छा मैंने अक्षांश उसका बेटा कितना था कल ही बताया ना, 40 डिग्री से, समझ गया। वो कितना था, 40 से 65 था, तो 40 से 65, यहाँ मैं 25 तक की बात कर रही हूँ। ठीक, स्थिति थी ना वो तो। हाँ, तो वो भी, ये भी स्थिति है। अच्छा, अभी तापमान नहीं है, अभी तापमान नहीं है। तापमान कितना गया था उसका, 21 गया था, 17 ज्यादा गर्मी वाला। 18 से 21। हाँ, 21 से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात होती है कि भूमध्य रेखा के दोनों और 15 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। इस तरह वायु दाब की पेटियों के खिसकाव के साथ इस जलवायु प्रदेश के विस्तार में प्रसार तथा संकुचन होता है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये गलत है। उत्तर तथा दक्षिण में 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग को विषुवत रेखीय, ये भी गलत है, जलवायु अथवा उष्ण कटिबंधीय गलत है, स्पेलिंग सही रखा करो। विस्तार जलवायु प्रदेश कहते हैं। विस्तार कभी कभी भूमध्य रेखा की दोनों ओर या 15 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश तक भी पाया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया सवाना की तरह, कि सवाना किसके अंतर्गत आ रहा है, विषुवत रेखीय जलवायु के अंतर्गत आ रहा है। इस तरह वायु दाब की पेटियों के खिसकाव के साथ साथ इस जलवायु प्रदेश के विस्तार में प्रसार और संकुचन होता है। अब वायु दाब की पेटियां क्या होती हैं, वही एक अगर हमने वायु दाब की बेल्ट, मैंने जैसे कही कि हम उसको बेल्ट में बांट देते हैं कि कहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा है और कहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत कम है। तो अगर हमने पेटियों में डिवाइड कर दिया, पेटियों में बांट दिया, बेल्ट्स में बांट दिया, अगर मैंने बात कर रही हूँ, मैं इंग्लिश में बोलूँ तो अगर मैंने बेल्ट्स में उनको कन्वर्ट करके बांट दिया है, तो कहाँ पे वायु दाब उच्च और कहाँ पे वायु दाब निम्न है, ये स्थिति समानांतर, मतलब एक स्थायी स्थिति नहीं रहेगी, समानांतर रहेगी, यानी एक अंतर के बाद क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। यहाँ पे सीधा सा कहने का मतलब ये है कि प्रसार, विस्तार, संकुचन होता रहता है, मतलब स्थायी नहीं है। विस्तार भी होगा, प्रसार भी होगा, संकुचन भी होगा, यानी बढ़ेंगी भी, घटेंगी भी और फैलेंगी भी। विस्तार वायु दाब के पेटियों के आधार पे मैं बात करें, वायु दाब की पेट, यहाँ पे बात हो रही है ना, वायु दाब की पेटियों के खिसकाव के साथ इस जलवायु के प्रदेश के विस्तार में प्रसार से संकुचन होता रहेगा। जैसे जैसे वायु दाब की पेटियां खिसकेगी आगे, हाँ, अगर एयर प्रेशर बना, चक्रवात आ गया, तो ये जलवायु प्रदेश भी बढ़ गया और ये जलवायु प्रदेश भी क्या हो गया, छोटा, कम हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे तूफान बढ़ेगा तो अपने क्षेत्र को बड़ा करता जाता है। वायु दाब प्रेशर बढ़ रहा है, वायु दाब का प्रेशर, उसने अपनी बाउंड्री क्रॉस करके उतना एरिया ले लिया, फिर जैसे जैसे तूफान कम हुआ उसने वो अंदर आता चला गया, तो जलवायु प्रदेश क्या होते गए, छोटे होते चले गए, कम होते चले गए। और इसी तरह मैं अगर बात करूं कि चक्रवात बढ़ता चला गया तो वो जलवायु प्रदेश भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये संकुचन है, विस्तार है, स्थिति एकदम, स्थिति जैसे हम कह सकते हो कि निश्चित नहीं है। इसकी विषुवत रेखी इस जलवायु प्रदेश की स्थिति निश्चित नहीं है, बढ़ रही है, घट रही है, आता है उस जलवायु। हाँ, यहाँ पे कभी कभी 15 से 25 ही पहुंच जाता है ना, ऐसे तो 10 से रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 15 से 25 ही पहुंच जाता है। मैंने कहा ना एग्जैक्ट ये नंबर नहीं है कि मैम ने बोल दिया 18 डिग्री तो पूरा जन्म सिद्धाधिकार है कि वो 18 डिग्री रहेगा। भाई मौसम है, टेम्परेचर है, वायु दाब की स्थिति है, वो कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी कि भूमध्य जाके पश्चिमी यूरोप में गिर जाए, यानी विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश क्या हो जाए, पश्चिमी यूरोप में जाके ध्रुवों पे चला जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि या ध्रुवों की स्थिति भूमध्य पे आ जाए, तो ये भी कंडीशन नहीं होगी। तो इसलिए हम बात करते हैं विषुवत रेखीय जलवायु की क्या स्थिति है भाई, तो विषुवत रेखीय जलवायु का विस्तार है और इसकी स्थिति बिल्कुल मतलब निश्चित नहीं होती, संकुचन भी होता है, फैलाव भी होता है। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने जैसे आपको बताया कि विषुवत रेखीय तुल्य जलवायु जो होगी उसकी स्थिति क्या है, किस आधार पर बदल रही है, वायु दाब के आधार पर, वायु दाब की पेटियों के आधार पर। अगर मैं बोलूँ तो वायु दाब की पेटियां जो है यानी एयर प्रेशर की जो बेल्ट्स हैं वो जैसे जैसे परिवर्तित होंगी, चक्रवात आएंगे, तूफान बढ़ेंगे, उसी हिसाब से जलवायु प्रदेश भी संकुचित होगा या विस्तृत होगा। संकुचित यानी कम हो जाएगा और इसका विस्तार यानी कि बड़ा हो जाएगा। जो जलवायु प्रदेश है ना बेटा, वही तो मैं पढ़ रही हूँ ना, विषुवत रेखीय तुल्य जलवायु। तो प्रदेश का मतलब है कि वो एरिया पूरा, वायु बेल्ट, वायु दाब की पेटियां बढ़ता है तो वायु दाब जब बढ़ेगा तो पेटियों पे असर होगा, पेटियां बढ़ेगी घटेंगी, तो उसी के आधार पर ही
क्या हम देखने को मिलेगा हमें? विषुवत रेखीय तुल्य जलवायु क्या होगी? छोटी हो जाएगी। बड़ी बड़ी होगी या छोटी होगी? अच्छा, संकुचित होगी या विस्तृत हो जाएगी? जब वायु दाब की पेटी बड़ी होती है तो विषुवत रेखी छोटी हो जाती है। विषुवत जलवायु फिर बड़ा हो जाएगा ना। वायुदाब की पेटियों का विस्तार का मतलब है कि चक्रवात आ गए, तूफान आ गए। वायुदाब प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर। हम यही तो पढ़ते हैं ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर और लो प्रेशर से हाई प्रेशर पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तापमान की। तापमान, सूर्य लगभग वर्ष भर विषुवत रेखा पर लंबवत चमकते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, सीधी पड़ रही है बिल्कुल। तापमान कैसा होगा फिर? बहुत तेज, ज्यादा होगा। हाँ, तो भूमध्य रेखीय भागों में सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। सूर्य तप ऊर्जा जो मैंने पढ़ाई थी, सूर्य तप पढ़ाया था आपको। सूर्य तप की क्या स्थिति थी? वितरण पढ़ाया था सूर्य तप का। सूर्य तप का वितरण क्या पढ़ाया था कि भाई भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ रही है और ध्रुवों पे तिरछी पड़ रही है। तो सूर्य तप की स्थिति यहाँ पे क्या बताई जा रही है कि तापमान के आधार पर अगर हम देखें तो सूर्य तप यहाँ बहुत ज्यादा है, यानी सूर्य की ऊर्जा क्या होगी? बहुत अधिक होगी, बहुत अधिक हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, जिस कारण वर्ष भर उच्च तापमान बना रहेगा। धरातल पर सूर्य की किरणें ने बेटा गलत लिखती हो, किरणें कभी भी 43 डिग्री से कोण पर नहीं पड़ती हैं। औसत वार्षिक तापमान यहाँ पे 20 डिग्री रहता है, परंतु अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तक भी रहता है और औसत वार्षिक तापमान कभी कभी 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये औसत है, एवरेज है। अच्छा, पर मतलब पूरे साल का एवरेज है। पूरे साल का एवरेज मतलब एवरेज 30 डिग्री, एवरेज अच्छा खासा 30 डिग्री का एवरेज होता है। एवरेज 30 डिग्री का मतलब क्या नहीं, मतलब पूरे साल भर एवरेज इसकी 30 डिग्री टेम्परेचर की रहती है। कभी कभी 18 हो जाती है। जब मैंने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और घूमते घूमते स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो जब झुकी हुई कंडीशन में आएगी तो किरणें कैसी पड़ने लगती है? तिरछी पड़ने लगती है, जिस कारण से हम देखते हैं कि कभी कभी 18 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर में स्थिति 43 डिग्री के कोण पर नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पे तकरीबन 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कोपन के बारे में बता दिया कि कोपन के आधार पर इस प्रदेश की उत्तरी, जब मैं कोपन को पढ़ाऊंगी तब इस चीज को रिपीट करूंगी। कोपन का वर्गीकरण है आपका। ठीक है, वायुदाब एवं हवाएं। अब बात करते हैं वायुदाब एवं हवाएं। ठीक है, वर्ष भर उच्च तापमान के कारण विषुवत रेखा के पास निम्न वायुदाब की पेटी बन जाती है। कम दाब, मैंने कहा कि क्या होगा कि सेंटर में अगर लो प्रेशर है तो बाहर होता है हाई प्रेशर। ठीक, और अगर बाहर हाई प्रेशर है और सेंटर में लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा। लो प्रेशर कहाँ बन जाएगा? बाहर आ जाएगा। फिर हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये चलता रहता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई मौसम यहाँ पे कैसा हो जाता है। अच्छा, लो प्रेशर में मौसम साफ होता है या हाई प्रेशर मौसम साफ होता है? लो में। वर्ष भर उच्च तापमान के कारण तापमान बहुत ज्यादा रहता है, इस कारण विषुवत रेखा के पास निम्न वायुदाब की पेटी बन जाती है। भाई निम्न वायुदाब की पेटी क्यों बन जाती है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, परंतु दाब प्रवणता इतनी कम होती है कि वायु में तीव्र संचरण नहीं हो पाता, वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। तो पहले भी हमने पढ़ा है कि वायु क्या होती है? हमेशा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और कर्क और मकर रेखाओं की ओर मुड़ जाती है और धरातल पर लगभग सामान्य वायु। मतलब? हाँ, अब बताती हूँ, एक सेकंड। तीव्र संचरण का मतलब तेजी से फैलाव होना, तेजी से भागना। तो यहाँ पे वायु में तीव्र संचरण नहीं हो पाता क्योंकि वायु ऑलरेडी गर्म हो जाती है, तो वो धरातल पर उतनी तेज नहीं चल पाती, बल्कि वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, उठ जाती है और कर्क और मकर रेखाओं की ओर से मुड़ जाती है। धरातल पर लगभग सामान्य वायु के कारण हवा फैल जाती है और भूमध्य रेखा पर विच्छिन्न रूप से, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लिखा है। हाँ, डोलडम की पेटी मिलती है जिसमें विषुवत रेखी पछुआ हवा चलती है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कल भी हमने बताई थी, पछुआ हवाएं जो लगभग चल ही रही है, लेकिन वो ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है। शीत के अनुसार या उष्ण के अनुसार उसकी स्थिति बदलती रहती है। तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है, गोल्डन पेटी बोला जाता है उसको। गोल्डन पेटियों का नाम दिया गया है, जैसे पछुआ पेटी, गोल्डन पेटी। ठीक, तो यहाँ पे जैसे बताया गया कि वर्ष भर तापमान ऊंचा है। जब तापमान ऊंचा है, जैसे हमने कल भी पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था हमने कि जब तापमान ऊंचा होता है, तापमान क्या होता है? बहुत ऊंचा होता है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, तापमान ऊंचा होने के कारण वायु दाब
कि स्थिति क्या होगी, निम्न हो जाएगी। एक चीज और मैंने उस दिन भी पढ़ाया था तो बताया था कि तापमान का वायु दाब से कोई सीधा संबंध नहीं मान सकते तुम। ये स्थिति बदलती भी रहती है और घटती भी रहती है, उससे कोई सीधा संबंध नहीं मान सकते। तो वायु दाब क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि वायु दाब निम्न होने के साथ हमने एक चीज और बताई थी आपको कि हवा जब गर्म होती है तो हवा क्या होती है बेटा, ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो यहाँ पे स्थिति ये है कि जब हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो हवा क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो वो कर्क और मकर रेखा की तरफ जाएगी। वो हवा किधर भागेगी, वो ऊपर की तरफ भागेगी ना। तो देखो ये विषुवत रेखा 0 डिग्री लाइन है, ऊपर होती है कर्क, नीचे होती है मकर। तो ये हवा जब बहुत गर्म होगी ऊपर उठेगी तो कहाँ भागेगी, ये कर्क और मकर रेखाओं की तरफ भागेगी। तो पछुआ हवाएं, गर्म पछुआ हवाएं चलेंगी। लेकिन ऊपरी प्रदेशों में जो सवाना में कल हम पढ़ रहे थे, हम सवाना पढ़ रहे थे, तो कल हमने सवाना में जो पछुआ हवाएं पढ़ी थी वो वही हवाएं थी जो विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जा रही थी। यानी गर्म, जब बहुत ज्यादा गर्मी, तापमान ज्यादा है तो हवाएं क्या हो गई, बहुत गर्म हो गई। सवाना वाली हवाएं फिर सवाना वाली हवा, मैम जब तापमान ज्यादा कम रहता है तो वायु तेज चलती है। वायु तीव्रता का मतलब होता है कि वो धरातल पर तो तीव्र नहीं चलती लेकिन शीत चलेंगी, ठंडी चलेंगी। गर्म होने पर वायु ऊपर की तरफ भागती है। यानी ऊपर की तरफ उठने का मतलब ये नहीं कि वायुमंडल परतीय ऊपर नहीं, अक्षांश ऊपरी प्रदेशों में भागती है। ऊपरी प्रदेश जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र, भारत, ध्रुवों में तो शीत पहुंच जाएगी ना, रशिया, ध्रुवों में तो ठंडी हो जाएगी। मैं बात कर रही हूँ ये भागेगी तुम्हारे भारत की तरफ, भारत और ईरान, ये जो ये सब, सॉरी चाइना, इनकी तरफ भागेगी। यानी कर्क रेखा की तरफ और मकर रेखा की तरफ भी चलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं वर्षा। वर्षा वर्ष भर यहाँ वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्ष भर वर्षा होती है और औसत वार्षिक वर्षा 2 सेंटीमीटर तक होती है। भाई क्यों इतनी ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पे, क्योंकि वो संघनन, वेरी गुड, वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है। और क्यों वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा रहता है। ये तो एक बहुत सीधी सी लॉजिक वाली बात है कि भाई भूमध्य रेखा पर, या मैं बोलूं विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर वर्षा बहुत ज्यादा क्यों होती है। तो वर्षा बहुत ज्यादा होने की सबसे इंपॉर्टेंट वजह क्या है, तापमान अधिक। नहीं, देखो भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है। तो जब सीधी पड़ रही है तो वाष्पन क्रिया बहुत तेजी से होगी। तो जब वाष्पन क्रिया तेजी से होगी तो संघनन भी होगी। और सीधा सा मतलब है कि यहाँ वर्षा क्या हमें देखने को मिलेगी कि वर्षा यहाँ साल भर, विषुवत रेखी प्रदेश में वर्षा कैसे होगी, हाँ, लगभग यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती रहती है। वर्ष भर मतलब पूरे साल होती रहती है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, भारत में मानसून कब आता है, भारत में मानसून 15 जून को आता है। भारत में मानसून कब आता है बेटा, 15 जून को आता है। क्यों 15 जून को आता है, क्योंकि जून में भारत पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है और सितंबर तक मानसून खत्म हो जाता है, लौट जाता है, वापस चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि जून में सीधी पड़ती है, सितंबर में तिरछी हो जाती है। तो वाष्पन उतना तेजी से नहीं हो पाता। और भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पे तो लगभग सीधी पड़ती है। तो वहां की स्थिति क्या होगी कि वहां वर्ष भर वर्षा होती है। वजह क्या है, वाष्पन और संघनन। इसके कारण भूमध्य रेखीय प्रदेशों में वर्षा वर्ष भर होती है। वर्षा कैसे होती है, वर्ष भर होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे शुष्क महीने की वर्षा भी 6 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, वॉल के अनुसार डोलड्रम तथा इसके समीपी भाग की औसत वर्षा भी 250 सेंटीमीटर तक, परंतु जहां कहीं भी अवरोध मिल जाता है वर्षा की मात्रा अधिक हो जाती है। भाई अवरोध का क्या मतलब है, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो अवरोध का मतलब है यहाँ पे पहाड़। अवरोध का मतलब क्या है, पहाड़। जैसे कल मैंने पढ़ाया था वृष्टि छाया क्षेत्र, जब समाना पढ़ाया था तो मैंने कहा ना 85 और 15, कितना मैंने बोला 85% और 15%। तो 85 क्यों हो गई इधर ज्यादा, अवरोध आ गया ना, बीच में क्या पड़ गया, बीच में अवरोध की स्थिति किसकी है, ये अवरोध की स्थिति है, ये पहाड़ों की। किसकी स्थिति है, ये पहाड़ बीच में पड़ गया, जिस कारण अवरोध के कारण 85 इधर हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि वर्षा की मात्रा कभी कभी अवरोध के कारण अधिक भी हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे वनस्पति कैसी। भाई तो आप बता सकते हो कि वनस्पति कैसी होगी, बहुत अच्छी।
देखो वर्ष भर वर्षा होती है, वर्षा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वर्ष भर वर्षा होती है तो सदाबहार प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती। कभी कभी पतझड़ का अभाव, यानी जैसे कह सकते हो पतझड़ का मौसम नहीं भी होता और होता भी है। तो लगभग यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई साल भर ही सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ लगभग अच्छी मात्रा में सदाबहार वन पाए जाते हैं।